नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन बल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम में भौतिक भूगोल में आग्नेय शैलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आग्नेय शैलों को अंग्रेजी में इग्निस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है, आग्नेय, जिसका शाब्दिक अर्थ अग्नि होता है। इस आधार पर प्राय यह भ्रांति हो जाती है कि आग्नेय शैलों का निर्माण अग्नि के योग से हुआ है, परंतु वास्तविकता में यह है कि आग्नेयों की रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होता है। चूँकि ये सर्वप्रथम धरातल पर आकर के इनका निर्माण होता है मैग्मा के ठंडा होने से, इसलिए इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। भूगर्भिक इतिहास के हर काल में ऐसा होता रहा है। वर्तमान समय में भी इसके निर्माण हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म तरल लावा पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर ठोस होकर आग्नेय शैल का रूप ले लेता है। आग्नेय शैलों की विशेषता: आग्नेय शैल कठोर एवं होती है। जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट हो पाता है। लंबे समय तक खुले रहने के कारण कभी कभी चट्टान इतनी मुलायम हो जाती है कि वह फावड़े की आसानी से खोदी जा सकती है। आग्नेय चट्टान रवेदार एवं दानेदार होती हैं, परंतु रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इनके आकार तथा रूप में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इनका क्रम भी भिन्न भिन्न होता है। कणों की बनावट मैग्मा के ठंडा होने की गति तथा स्थान पर आधारित होती है। अतः मैग्मा ऊपरी धरातल पर ठंडा होता है तो तीव्र गति से जमने लगता है। फलस्वरूप कणों के बनना पूर्ण नहीं हो पाता है। इस कारण या तो रवि होते ही नहीं है, और यदि होते भी है तो बहुत बारीक होते हैं, जिन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इसके विपरीत जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है तो धीरे धीरे जमता है। फलस्वरूप कणों की बनावट पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। इस कारण चट्टान रवेदार होती है तथा कण बड़े बड़े होते हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती है। जब लावा का उद्गार क्रम से कई बार होता है तो लावा की कई तहें एक के बाद एक जमा होती रहती हैं। फलस्वरूप परतों की आशंका होने लगती है, परंतु वास्तव में परत नहीं पाई जाती है। चूँकि पानी का प्रवेश इतने बहुत कम होता है, इसलिए रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत ही कम होता है। कभी कभी चट्टान के जोड़ों से होकर के पानी रिसकर चट्टान के अंदर पहुंच जाता है। फलस्वरूप यह चट्टान कहीं कहीं पर पानी युक्त तथा कहीं कहीं पर तेल युक्त होती है, परंतु यह स्थिति बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि तेल अधिकांश रूप में अवसादी शैलों में पाया जाता है। यांत्रिक तथा भौतिक अपक्षय का प्रभाव इन चट्टानों पर अधिक होता है, जिस कारण चट्टानों में विघटन तथा वियोजन होने लगता है। चट्टानें आग्नेय जो चट्टान हैं उनमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। इसके कई कारण बताए जा सकते हैं। जैसे पृथ्वी की सृष्टि हुई उसी समय से पृथ्वी के ठंडा होने से इन चट्टानों का निर्माण होने लगा था, जबकि प्रारंभ में पृथ्वी पर जीव जंतु एवं वनस्पति का आविर्भाव नहीं था। दूसरा, आग्नेय चट्टानों का निर्माण तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। अतः अत्यधिक उष्णता के कारण जीवावशेष यदि हो तो नष्ट हो जाते हैं। इस कारण आग्नेय शैलों में जीव जंतु वनस्पति के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैलों की संधियाँ जॉइंट्स निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती हैं। इनके आविर्भाव के कई कारण होते हैं, जैसे आग्नेय शैलों के ठंडा होने से सिकुड़ने के कारण, यांत्रिक अपक्षय एवं प्रसार एवं संकोचन के द्वारा, चट्टान के ऊपर स्थित पदार्थों के हट जाने से दबाव में कमी आने के कारण, संतुलन की अवस्था के कारण, भूपृष्ठ के आने वाली हलचल द्वारा। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है, अर्थात इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से होता है। अतः इनका ज्वालामुखी क्षेत्र में पाई जाएंगी। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण: आग्नेय चट्टानों के प्रकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। खनिजों की रचना, रंग, बनावट, कणों की बनावट, आकार तथा विभिन्न चट्टानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इस आधार पर आग्नेय चट्टानों को 4 तरह से विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार। इसमें अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, जिनमें पातालीय आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। दूसरा, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान, इनमें विस्फोटक प्रकार की और शांत प्रकार की। कणों के आधार पर बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान और महीन कणों वाली। फिर पैगमेटेटिक, बहुत बड़े कणों वाली। फेरेनेटिक आग्नेय चट्टान, बड़े कणों वाली।
अफेनेटिक सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय चट्टान, ग्लासी बिना कणों वाली, पोरफायराइट मिश्रित कणों वाली चट्टान। रासायनिक संरचना के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, अम्ल प्रधान आग्नेय सेल और बेसिक प्रधान आग्नेय सेल। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को अंतर्निर्मित और बाह्य मध्य निर्मित दो प्रकार के बताया गया है। आग्नेय सेलों की रचना तरल मैग्मा तथा लावा के जमने से होती है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निस्तृत लावा दो रूपों में जमता है, प्रथम धरातल के ऊपर तथा द्वितीय धरातल के नीचे। इस आधार पर बाह्य निर्मित एवं अंतर्निर्मित दो प्रकार की आग्नेय चट्टान पाई जाएंगी। अंतर्जात या अंतर्निर्मित आग्नेय सेल। जब ज्वालामुखी का उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर के ठोस रूप धारण कर लेता है, तो आंतरिक आग्नेय सेल का निर्माण होता है। इसके निर्मित होने वाले स्थान के धरातल से गहराई के एक स्थान से दूसरे स्थान में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कुछ आंतरिक सेल काफ़ी गहराई में पाई जाती हैं। इस प्रकार स्थिति के विचार से अंतर्जात आग्नेय सेलों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, पातालीय अंतर्जात एवं मध्यवर्ती अंतर्जाल। पातालीय जो होती हैं, इनमें ग्रेनाइट नामक चट्टान सेल पातालीय सेल का प्रमुख उदाहरण है और इनका नामकरण प्लूटो नाम से किया गया है, अर्थात पाताल के देवता के आधार पर। मध्यवर्ती आग्नेय जो सेल है, इनमें जब ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा ऊपर उठता है, परंतु धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों और नलियों में ही जम करके ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार की सेलों का निर्माण होता है। ये मध्यमवर्ती कही जाती है। इनमें बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, सिल, नेक आदि। स्मरणीय कि ये अंतर्जात आग्नेय सेलों के विभिन्न रूप हैं, प्रकार नहीं हैं। अब देखिए बैथोलिथ लंबे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय सेल के आकार की होती है। ये प्राय गुंबदाकार के होते हैं, जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा आधार तल गहराई अधिक होती है। अपर्दन द्वारा इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है, परंतु इसका आधार कभी नहीं देखा जा सकता। इसका ऊपरी भाग अत्यधिक असमान तथा उबड़ खाबड़ होता है। खासकर बैथोलिथ पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ये पाए जाते हैं। इनकी रचना में ग्रेनाइट का योगदान होता है। रांची पठार पर इस तरह की बैथोलिथ मिलते हैं, इन्हें रांची बैथोलिथ कहा जाता है। लेकोलिथ मैग्मानिर्मित एक बृहद आकार होता है, जिसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। लेकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार सेल की ऊपरी परत उत्तल चाप अथवा गुंबदाकार के रूप में बदल जाती है। फलस्वरूप ऊपर वाली मुड़ी हुई तथा निचली सीधी परत के बीच खाली जगह बन जाती है, जिससे ज्वालामुखी राख, गैस, लावा आदि भर जाते हैं, जिससे कारण लेकोलिथ का निर्माण होता है। ऊपरी परत सैकड़ों फीट की लेकर हजारों फीट तक मुड़ जाती है। बैथोलिथ किसी भी चट्टान में बन सकता है, परंतु लेकोलिथ केवल परतदार चट्टानों में ही बनता है। फैकोलिथ ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति और अभिनति में मैग्मा का जमाव होता है। इस प्रकार के आग्नेय सेल को हम फैकोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ जर्मन भाषा के लोपाश से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है एक छिछली बेसिन। जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है, तो वह तस्तीनुमा आकार का निर्माण करता है। इस प्रकार आकार को हम लोपोलिथ कहते हैं। सिल परत के रूप में आग्नेय सेल का समूह होती है। जब मैग्मा का प्रभाव होता है तो मैग्मा का जमाव परतदार अथवा रूपांतरित सेल की परतों के बीच हो जाता है। सिल की स्थिति प्राय मौलिक चट्टान की परतों के समानांतर होता है। जब इस जमाव की मोटाई अधिक होती है तो सिल कहते हैं, परंतु पतली सिल को सीट के नाम से जाना जाता है। इस सिल की मोटाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कई मीटर तक होती है। डाइक प्राय सिल की तरह ही होता है, परंतु यह अपेक्षाकृत लंबी और पतली होती है। सिल एवं सीट के विपरीत डाइक परतों में लंब के रूप में पाई जाती है। वास्तव में डाइक एक दीवार की तरह आग्नेय सेल का आंतरिक रूप होती है। मोटाई में डाइक कुछ सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तक पाई जाती है, परंतु इसकी लंबाई कुछ मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक होती है। रचना
रासायनिक संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण। रासायनिक संरचना के आधार पर इन्हें एसिड या अम्ल प्रधान, बेसिक आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती सेल और अल्ट्रा बेसिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए विभिन्न आग्नेय चट्टानों में रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है, परंतु प्रत्येक प्रकार की आग्नेय सेल में सिलिका कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य रहती है। सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों को हम 4 भागों में बांटते हैं। एसिड अथवा अम्ल प्रधान सेल, जब आग्नेय सेल की चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है, उन्हें अम्ल प्रधान आग्नेय सेल कहते हैं। इनका औसत घनत्व 2.75 से 2.80 तक होता है। जहाँ तक खनिजों का संबंध है, इनमें क्वार्टाइज और सफ़ेद पीले रंग के फेल्सपार पाए जाते हैं। बेसिक आग्नेय सेल, जिन आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा 45 से 60% तक होती है, वो बेसिक सेल कहलाती है। इनका औसत घनत्व 2.8 से 3 तक होता है। बेसिक चट्टानों में फेरा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है तथा फेल्सपार की कमी पाई जाती है। इनमें बेसाल्ट, ग्रेब्रो और डोनाइट प्रमुख उदाहरण है और एसिड या अम्ल प्रधान का प्रमुख उदाहरण ग्रेनाइट है। मध्यवर्ती सेल, जब आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा एसिड एवं बेसिक चट्टानों के बीच की होती है, तो ये मध्यवर्ती आग्नेय सेल कहलाती है। इनका घनत्व 2.75 से 2.8 होता है। इसका प्रमुख उदाहरण है डायोराइट और एंडेसाइट। चौथा है अल्ट्रा बेसिक चट्टान, जब आग्नेय सेल में सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है और घनत्व 2.8 से 3.4 होता है, इस सेल को अल्ट्रा बेसिक चट्टान या पेरिडोटाइट के नाम से जाना जाता है। अब कणों के बनावट के आधार पर इनमें 3 प्रकार की है: लावा की उत्पत्ति एवं उसके ठंडा होने का स्थान, लावा के ठंडा होने एवं ठोस होने की गति, और तरल लावा के साथ जल एवं गैस की मात्रा के आधार पर। इसमें देखिए लावा के साथ जलवाष्प गैस की मात्रा अधिक होती है तो लावा मंद गति से ठंडा होता है। फलस्वरूप कण ठीक से बनते हैं तब बड़े बड़े बनते हैं। इनमें बड़े कणों वाली, छोटे कणों वाली, मध्यम कणों वाली, और इन्हीं के आधार पर इन्हें फेनेरेटिक अथवा बड़े कणों वाली चट्टान, इसमें खास करके प्लूटानिक चट्टान एवं ग्रेनाइट एवं डायोराइट मुख्य हैं। नंबर 2 पेगमेटेटिक या बहुत बड़े कणों वाली चट्टान, इसमें ग्रेनाइट समूह जिसमें फेल्सपार और क्वार्टाइज की संख्या अधिक पाई जाती है। पेगमेटेटिक ग्रेनाइट, पेगमेटेटिक डायोराइट, पेगमेटेटिक साइनाइट आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अफेनेटिक अथवा बारीक कणों वाली चट्टान, इसमें कण बहुत ही बारीक पाए जाते हैं जिनमें बेसाल्ट, फेल्सपार, डाइक, सील आदि होती हैं। ग्लासी अथवा कणहीन, इनमें कणों का अभाव पाया जाता है। ऑब्सीडियम, पिचटॉन, प्यूमिस, परलाइट आदि इसके उदाहरण हैं। पोरपाइराइटिक या मिश्रित कणों वाली, जब एक ही चट्टान विशेष का निर्माण 2 विभिन्न कालों में ठंडा होने के कारण होता है तो इनके कणों के आकार छोटा बड़ा होता है, जिसे हम मिश्रित कणों वाली कहेंगे। फ्रैगमेंटल अथवा टुकड़ों वाली चट्टान, जब आग्नेय सेल बड़े कई प्रकार के कणों का आधार पर जब आग्नेय सेल यह प्रकार कणों के आधार पर नहीं, इसमें चट्टान के बड़े बड़े तथा छोटे छोटे टुकड़े सम्मिलित होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय नली उद्गार के द्वारा जब बम, पैलियो, प्रेसिया, ज्वालामुखी राख, धूल, टफ आदि निकलते हैं, उसे हम फ्रैगमेंटल अथवा टुकड़ों वाली चट्टान के नाम से जानते हैं। थैंक यू।